हमारा टॉपिक अम्ल और क्षारक चल रहा था। उसमें अगला टॉपिक पढ़ेंगे अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया। ठीक है। अब यदि अम्ल और क्षारों को आपस में मिला दिया जाए तो क्या प्रोडक्ट या उत्पाद प्राप्त होता है। ठीक है। तो देखिएगा होता क्या है कि जब अम्ल और क्षार होते हैं ना, उनको आपस में मिलाया जाता है या अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण व जल का निर्माण करते हैं। ठीक है। अर्थात अम्लों का और क्षारों का दोनों का प्रभाव नष्ट होकर उदासीन हो जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करके लवण व जल का निर्माण करते हैं। देखते हैं अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं तथा लवण व जल का निर्माण करते हैं, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl यहाँ पर अम्ल है, NaOH क्षार है। जब ये आपस में अभिक्रिया करते हैं तो NaCl बनाते हैं। ठीक है। सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं और जल का निर्माण करते हैं। यहाँ पर जो सोडियम क्लोराइड होता है वो लवण होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से अम्ल क्षार अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं, लवण और जल का निर्माण करते हैं। इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसे निम्न प्रकार भी लिख सकते हैं, अम्ल प्लस क्षारक इक्वल टू लवण प्लस जल। ठीक है। आपको याद रखना है कि अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। ये जो अभिक्रिया होती है वो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, क्योंकि यहाँ पर अम्ल और क्षारक दोनों का प्रभाव खत्म हो जाता है। ठीक है। अगली पढ़ते हैं वो आपका अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। ठीक है। तो अम्ल धात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करके लवण व जल का निर्माण करते हैं। अतः धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं। ठीक है। तो जो अम्ल होते हैं वो धात्विक ऑक्साइडों के साथ में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, वही लवण और जल बनाते हैं। ठीक है। लेकिन इसमें जो धात्विक ऑक्साइड होती है ना, वो उनकी जो प्रकृति होती है वो क्षारीय ऑक्साइडों की होती है या उनको क्षारीय ऑक्साइड कहते हैं। जैसे इसको में देख सकते हैं कि अम्ल प्लस धात्विक ऑक्साइड, अम्ल प्लस धात्विक ऑक्साइड इक्वल टू लवण प्लस जल। ठीक है। तो अम्ल धात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। जैसे 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया CuO कॉपर ऑक्साइड के साथ में कराते हैं तो CuCl2 कॉपर क्लोराइड का निर्माण करते हैं और जल का निर्माण करता है। ठीक है। तो यहाँ पर अम्ल, ये हमारे पास में अम्ल, कॉपर ऑक्साइड क्षारीय ऑक्साइड है। ठीक है। जब इसकी अभिक्रिया कर रहे हैं तो कॉपर क्लोराइड बना रहा है जो कि क्या होता है, एक लवण होता है। ठीक है। तो कह सकते हो कि अम्ल और धात्विक ऑक्साइड भी आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। ठीक है। अगली अभिक्रिया देखते हैं क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। ठीक है। क्षारक अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। ठीक है। इसमें भी जो क्षार होते हैं वो अधात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। जैसे क्षारक प्लस अधात्विक ऑक्साइड, लवण प्लस जल। जैसे कोई क्षार ले लेते हैं CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं। ठीक है। ये जो बनाते हैं वो बनाता है CaCO3 प्लस H2। जो CaCO3 होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है। जो कि एक लवण होता है। तो इस प्रकार से जो CaOH होता है वो क्षारक होता है। ठीक है। और CO2 होता है वो अधात्विक ऑक्साइड होता है। ये आपस में अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं जो कि एक क्षारीय प्रकृति के। अगला टॉपिक देखते हैं अम्ल क्षारक कितने प्रबल होते हैं। ठीक है। अम्ल क्षारों के बारे में देखा जाए कि कौन सा अम्ल कितना प्रबल है और कौन सा क्षार कितना प्रबल होता है। ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक pH स्केल का उपयोग किया जाता है। ठीक है। जो pH स्केल होता है उस pH स्केल में जो P होता है ना वो पुष्टांश का घटक होता है। ठीक है।
इसमें क्या होता है कि 1 से लेकर 14 तक अंक अंकित होते हैं। ठीक है, इसमें जो 7 का अंक होता है वो उदासीन बिंदु होता है। 7 के अंक से पहले के अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, और जिनका pH 7 से ऊपर होता है और 14 तक होता है वो क्षार कहलाते हैं। ठीक है, तो देखेगा कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जानने के लिए एक स्केल का निर्माण किया जाता है जो pH स्केल कहलाता है। इस pH में P सूचक है पुशांश का, जो एक जर्मन शब्द है। इसका अर्थ होता है शक्ति। इस pH स्केल से सामान्यतः 0 से 14 तक pH को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, एक pH स्केल होती है, इसमें P का मतलब पुशांश होता है। ठीक है, जो कि एक जर्मन शब्द होता है जिसका मतलब क्या होता है शक्ति या पावर होती है। इसमें 0 से लेकर 14 तक अंक अंकित होते हैं या 0 से लेकर 14 तक के pH को ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, pH एक ऐसी संख्या है जो किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को दर्शाती है। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होती है उस विलयन का pH उतना ही कम होता है। किसी विलयन का pH का मान 7 होता है, किसी विलयन का pH का मान 7 होता है तो वह उदासीन होता है, और यदि pH मान 7 से कम होता है तो वह अम्लीय होता है, और यदि pH का मान 7 होता है तो वह उदासीन होता है, और यदि pH का मान 7 से कम हो तो अम्लीय, व 7 से ज़्यादा हो तो क्षारीय विलयन कहलाता है। ठीक है, यदि pH मान 7 से 14 तक बढ़ता है तो क्षार की प्रबलता बढ़ती है। अधिक संख्या में H+ आयनों का निर्माण करने वाले अम्ल प्रबल होते हैं, जबकि कम संख्या में H+ आयनों का निर्माण करने वाले अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, यदि अधिक संख्या में H+ आयनों का निर्माण होता है तो अम्ल होते हैं, जबकि कम संख्या में H+ आयनों का निर्माण होता है तो वो क्या कहलाते हैं दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। देखते हैं, ये जो डायग्राम बना रखा है वो pH स्केल का बना रखा है। इस pH स्केल में 0 से लेकर 14 तक अंक अंकित होते हैं। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक ये pH स्केल है। इस pH स्केल में जो मध्य पॉइंट होता है ये वाला, ठीक है, मध्यगज बिंदु होता है, वहाँ पर 7 अंकित है। ये जो बिंदु होता है वो उदासीन बिंदु होता है। ठीक है, जबकि 7 से लेकर 14 तक, ठीक है, 7 से 14 तक ये क्षारीय बिंदु होते हैं, क्षारकता को दिखाते हैं। ठीक है, जबकि 0 से लेकर 7 तक ये अम्लीयता को दिखाते हैं। ठीक है, तो उदासीन बिंदु 7, जैसे जैसे 0 से 14 तक बढ़ते हैं तो 7 से 14 तक बढ़ते हैं तो इनकी जो क्षारीय प्रकृति होती है ना वो बढ़ती जाती है, जबकि 7 से 0 के लिए बढ़ते हैं तो इनकी जो अम्लीय प्रकृति होती है वो क्या होती जाती है बढ़ती जाती है। ठीक है, ये यूँ कहें कि जैसे जैसे बिंदु 7 से 0 तक आते हैं तो इनमें H+ आयन की सांद्रता है वो क्या होती है बढ़ती जाती है। उदासीन बिंदु से और 0 तक आते हैं तो H+ आयनों की सांद्रता में वृद्धि होती है, जबकि उदासीन बिंदु 7 से 14 की ओर जाते हैं तो इसमें H+ आयनों की सांद्रता में कमी होती है। ठीक है, इस प्रकार से ये उदासीन बिंदु होता है जिसमें 0 से 14 तक अंक होते हैं। 7 बिंदु होता है वो उदासीन होता है, 7 से 0 की तरफ आते हैं तो इनकी अम्लीयता बढ़ती जाती है, जबकि बिंदु 7 से 14 तक जाते हैं तो इनकी क्षारीय प्रकृति बढ़ती जाती है। ठीक है, इसको ऐसे देखें, जैसे ये
ये बना रखा है, 0 से लेकर 14 तक है। ठीक है, तो देखिएगा ये जठर रस है, जैसे जठर रस, इसका जो pH है वो लगभग 1.2 है। ठीक है, 1.2 है, जो कि 7 से क्या है, कम है। जब 7 से कम है तो ये कैसा होगा, अम्लीय प्रकृति रखता है। ठीक है, इसी प्रकार से नींबू का रस, इसका जो pH है वो 2.2 होता है। ठीक है, ये 2.2 होता है, तो ये भी 7 से कम है, 7 से कम है तो ये भी क्या होगा, अम्ल होगा। जबकि शुद्ध जल होता है उसका pH 7 होता है। जब pH 7 होता है तो जो शुद्ध जल है वो उदासीन होता है, उदासीन। ठीक है, जबकि रक्त का जो pH होता है वो 7.4 होता है। 7.4 होने के कारण जो रक्त होता है वो हल्का क्षारीय होता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि 7 से जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं क्षारीयता बढ़ती जाती है। तो 7 बिंदु है, उस 7 बिंदु से थोड़ा सा हल्का रक्त का pH 7.4 होता है, इसलिए इसको हल्का क्षारीय कहा जाता है। जबकि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका pH 10 होता है, 10 होता है, ये भी क्षारीय होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन, इसका pH लगभग 14 होता है। ठीक है, तो ये सबसे क्षारीय होता है। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा pH, ठीक है, 14, इसलिए सबसे ज़्यादा क्षारीय होता है। ठीक है, इस प्रकार से जो pH है उस pH स्केल को देखा जा सकता है। अगला टॉपिक देखते हैं, दैनिक जीवन में pH का महत्व। ठीक है, pH का हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या महत्व है। तो पहला है पौधों एवं जंतुओं की pH के प्रति संवेदनशीलता। ठीक है, क्या प्रभाव पड़ता है कि जीवित प्राणी केवल संकीर्ण pH परास में ही जीवित रह सकते हैं। हमारा शरीर 7.0 से 7.8 pH परास के मध्य कार्य करता है। वर्षा के जल की pH मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। ऐसा जब नदियों में मिलता है तो जल के pH का मान कम हो जाता है। ऐसे जल में जलीय जीव का रहना कठिन होता है। ठीक है, तो सभी से निवेदन है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगला है मृदा। मृदा, अधिकांश पौधे सर्वोत्तम रूप से विकसित होते हैं जब मृदा की pH 7 के निकट होती है। अतः सर्वप्रथम मिट्टी की प्रकृति ज्ञात करने के लिए इसका pH परीक्षण करते हैं। इसके बाद इसमें विशेष फसल को उगाते हैं। मिट्टी की pH ज्ञात होने पर विशेष फसल के लिए उर्वरक चुनाव सरल हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले फसल करने के लिए मिट्टी की pH मान कराना चाहिए, जिससे पता चल जाता है कि इस मिट्टी में कौन सी फसल अच्छी से पैदावार कर सकती है, अच्छे से पैदा हो सकती है। अगला है आपका हमारा पाचन तंत्र का pH। ठीक है, अगला महत्व है हमारे पाचन तंत्र का pH। हमारे उदर में पाए जाने वाला HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाचन में सहायता करता है। अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में दर्द एवं जलन महसूस होती है, जलन का अनुभव होता है। इस बिगड़ी हुई pH परिसर को सही करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, को औषधि के रूप में प्रयुक्त करते हैं। इसे प्रत्य अम्ल भी कहते हैं क्योंकि ये अम्ल के प्रभाव को कम कर देती है। ठीक है, जब भी हमारे शरीर का जो pH है वो कम हो जाता है, ठीक है, अम्लीय प्रकृति का हो जाता है, तो इसको ठीक करने के लिए प्रत्य अम्ल, ठीक है, जिसको
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है, जो कि एक क्षारीय पदार्थ होता है, का उपयोग किया जाता है, जिससे जो अम्ल है उस अम्ल के प्रभाव को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया खत्म करके उसको उदासीन कर देता है। अगला जो महत्व आता है वो आता है पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। ठीक है, पीएच परिवर्तन के कारण हमारे दांत हैं वो भी खराब हो जाते हैं। तो दांतों का एनेमल दंत बल्ग कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। इसका कारण मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया है, जो कि भोजन के पश्चात मुंह में उपस्थित खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। दांतों के क्षय को रोकने के लिए क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करके अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन कर सकते हैं। तो जो हमारे दांत होते हैं, जब हमारे मुंह का जो पीएच है ना वो कम हो जाता है, ठीक है, मुंह का पीएच कम हो जाता है तो हमारे जो दांत हैं वो दांत खराब होने लग जाते हैं। ठीक है, जो मुंह का पीएच होता है वो लगभग 5.5 से कम होने पर ऐसा होता है। ठीक है, दांत खराब हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस कंडीशन में जब पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो इस कंडीशन में हमारे मुंह में बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो जो भोजन खाते हैं उस भोजन करने के पश्चात मुंह में जो अवशिष्ट पदार्थ होता है ना उसको सड़ाने गलाने या निम्नीकरण का कार्य करता है। ठीक है, इससे हमारे दांत खराब होने लगते हैं। तो इसको रोकने के लिए क्या करते हैं कि एक मंजन आता है, क्षारकीय मंजन, मतलब ऐसा मंजन जिनमें क्षार की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, तो जब उस मंजन को करते हैं तो जो अम्ल बना हुआ है ना मुंह में उसके प्रभाव को जो क्षारकीय मंजन है वो कम कर देता है, जिससे जो दंत क्षय होते हैं, दांत होते हैं वो खराब होने से बच जाते हैं। अगला जो महत्व आता है वो आता है पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षण। पशुओं तथा पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षण। जब कीट जैसे मधुमक्खी, चींटी इत्यादि डंक मारते हैं तो एक अम्ल छोड़ते हैं, जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग पर बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल चारक के उपयोग से आराम मिलता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब भी कोई मधुमक्खी या चींटी डंक मारती है, काटती है, तो उस जगह पर दर्द या जलन महसूस होती है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके डंक में अम्लीय पदार्थ पाए जाते हैं, अम्लीयता पाई जाती है। ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए बेकिंग सोडा या जो चूने का पानी होता है, ठीक है, तंबाकू में लगा के जो चूना लगाया जाता है उसके पानी को लगाने से भी इसमें आराम मिलता है। ठीक है, क्योंकि वो क्षारीय पदार्थ होता है तो अम्ल के प्रभाव को कम कर देता है, खत्म कर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।